हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो इससे पहले मैंने आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के सिलेबस ओवरव्यू के बारे में बताया था और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। इसमें आज हम लोग इसका डेफिनेशंस देखेंगे और इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्या है। एक लैंग्वेज है जो कि इंजीनियर्स के द्वारा यूज किया जाता है और वो लोग अपने खास आइडियाज को, इनोवेशंस को, जो थॉट्स होते हैं, जो थिंकिंग होते हैं, वो शेयर करते हैं। इसमें हम लोग किसी भी तरीके का वर्बल कम्युनिकेशन इस्तेमाल नहीं करते हैं। वॉइसलेस होता है, नो वर्बल कम्युनिकेशंस होते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि क्या है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इसको कैसे लिखेंगे इसके बारे में। तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। थोड़ा सा समझिए कि ये एक बॉटल है। इस बॉटल को बनाने के लिए किसी इंजीनियर ने इसको डिजाइन किया होगा, इस बॉटल को, कि हाँ भाई इसकी कैपेसिटी जो है हमारा 1 लीटर होना चाहिए या 2 लीटर होना चाहिए। और उसने किसी टेक्नीशियन को दिया होगा, आप खुद तो जाके बनाया नहीं होगा। तो वो क्या किया होगा, वो बताया होगा कि एक बॉटल बनानी है जिसका हाइट इतना है, आईडी इतना है, ओडी, आईडी ओडी कहने का मतलब है इंटरनल और आउटर डाया इतना है। इसमें एक स्पेशल जो है, एक स्पेशल प्रोफाइल शेप है। क्या बोलने से वो बना देगा? अगर हम इस बॉटल की ही बात करें तो ये बॉटल के बारे में अगर हम बोलते हैं तो वो बना देगा? नहीं बना पाए। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं कि इसका ड्राइंग बनाते हैं कि भाई टॉप से कैसा दिखेगा, फ्रंट से कैसा दिखेगा, दोनों साइड से कैसा दिखेगा, इसका बैक व्यू कैसा होगा, इसका बॉटम व्यू कैसा होगा, है ना। टोटल कितने व्यू? 6 व्यू। ये 6 व्यू कैसे दिखेंगे? अगर सिमिलर है तब तो 3 व्यू से भी काम चल जाएगा। अगर हर जगह इसका डिजाइन चेंज हो रहा है तब तो हमें सारे व्यूज देने होंगे। और ये देने के बाद क्या किसी को भी टेक्नीशियन से कुछ बोलने की जरूरत पड़ती है? नहीं जरूरत पड़ती। मतलब कोई भी वर्बल कम्युनिकेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं, कोई वॉइस कम्युनिकेशन हम लोग नहीं करते हैं। और वो डायरेक्ट इंजीनियर हमारा क्या कर देता है, बना देता है। और ये ऐसा लैंग्वेज है जो सिर्फ इंडिया ही नहीं, ओवरऑल वर्ल्ड में बोले जाते हैं। ओवरऑल वर्ल्ड में इंजीनियर्स के द्वारा यूज किया जाता है, सॉरी बोले जाते हैं, बोल रहा हूं, यूज किया जाता है। यानी कि आप जो ड्राइंग बना रहे हैं वो एज पर इंटरनेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। तभी तो अगर मान लो कि कोई कंपोनेंट्स जो कि इंडियन नहीं है, वो किसी और कंपनी का है, किसी फॉरेन कंपनी के द्वारा बनाया गया है, अगर उसको इंडिया में मैन्युफैक्चर करना है तो ऐसा थोड़े है कि कंपनी अपने सारे वर्कर्स को उठा के यहां लाएगी। नहीं, इंडिया में इंडियन वर्कर्स काम करेंगे। तो वैसे सिचुएशन में क्या होना चाहिए, जो ड्राइंग होना चाहिए इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए, कि जो डायमीटर को वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं वही डायमीटर का रिप्रेजेंटेशन यहां भी होना चाहिए। तभी तो हम लोग पढ़ पाएंगे। अब जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं आपको। अभी जस्ट मेड इन इंडिया की बात चल रही है, मेक इन इंडिया की बात चल रही है। आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस पर बहुत ही जोर दे रहे हैं। तो कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिनसे डील हुई है कि हम आपके यहाँ से सामान खरीदेंगे, लेकिन वो मैन्युफैक्चर कहाँ होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। जैसे अभी एक चर्चित है राफेल का, जिसमें क्या है कि मेंटेनेंस वगैरह पूरा इंडिया में होगा और कुछ जो है असेंबली इंडिया में होंगे। तो जो उसके पार्ट्स वगैरह बनेंगे या कुछ अदर जो है हमारे इक्विपमेंट्स बनेंगे, वो कहाँ बनेंगे, इंडिया में बनेंगे। तो इंडिया में जब बनेगा तो उसके लिए वो पूरा जो दसॉ एविएशन है वो पूरा का पूरा अपना इंजीनियर्स वर्कर तो नहीं भेज देगा।
कुछ इंजीनियर्स उसके होंगे, कुछ इंजीनियर्स आपके और हमारे जैसे जो इंजीनियर्स हैं वो इंडियन के, भारत के होंगे, यहाँ के वर्कर होंगे। तो क्या करेंगे, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करेंगे। और कैसे, वो तो इंटरनेशनली हो गया, यानी कि दोनों तरफ से एक्सेप्टेड है, तभी तो हम उसके ड्राइंग को पढ़ पा रहे हैं, उसके ड्राइंग को हमारा वर्कर पढ़ पा रहा है, उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। तो ये है हमारा क्या, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। चलिए देखते हैं कि इसके बारे में हमने क्या लिखा है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, कहते हैं कि इट इज अ ग्राफिकल और पिक्टोरियल लैंग्वेज ऑफ एन इंजीनियर और डिजाइनर विच इज यूज्ड टू कम्युनिकेट बिटवीन देम। ये कैसा है, ग्राफिकल या पिक्टोरियल लैंग्वेज है जो कि इंजीनियर और डिजाइनर के द्वारा यूज किया जाता है कम्युनिकेट करने के लिए। इन दोनों के बीच, इंजीनियर्स की जो सोसाइटी होती है, इंजीनियर्स के बीच या डिजाइनर्स के बीच जो है कम्युनिकेशन का काम करता है। इट इज साइलेंट लैंग्वेज, मीन्स नो वर्बल और वॉइस कम्युनिकेशन। हमने क्या कहा कि मैंने आपको ड्राइंग दे दिया, आप ड्राइंग के अकॉर्डिंग बनाइए। हम आपको बोलने नहीं जाएंगे कि आपको कैसे बनाना है, क्या बनाना है। आप उस ड्राइंग को पढ़िए, उस ड्राइंग को पढ़ने के बाद कौन सा मशीन होगा, लेथ होगा, मिलिंग मशीन होगा, या फिर कोई और आप मशीन यूज करेंगे या कास्टिंग करेंगे, इन सब के बारे में आपको पता है, आप खुद से करेंगे, हम कुछ नहीं बताएंगे। हम सिर्फ क्या बताएंगे, आपको ड्राइंग दे देंगे, बोल देंगे भाई हमको ये प्रोडक्ट बनाना है, और टेक्नीशियन क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को बनाएगा। ये है। दूसरा क्या है, इट इज यूज टू ट्रांसफर और शेयर इंफॉर्मेशन बिटवीन डिजाइनर्स, इंजीनियर्स एंड द अदर पर्सन हु इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कंपोनेंट। ये ऐसा लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, डाटा को ट्रांसफर करने में, शेयर करने में। ठीक है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर शेयर करने में, किसके बीच, इंजीनियर्स के बीच या डिजाइनर्स के बीच, या वैसे पर्सन जो कि इसके मैन्युफैक्चरिंग में या प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, उसके लिए। इट इज यूज्ड टू शेयर द इंफॉर्मेशन, डाटा एंड डिजाइन इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर और ड्राइंग। पिक्चर और ड्राइंग के फॉर्म में जो है क्या होता है, डाटा को हम लोग शेयर करते हैं, विच इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, जो कि हमारा क्या होना चाहिए, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होना चाहिए। ऐसा ना कि हम यहाँ डायमीटर का वैल्यू ये लिख रहे हैं और कहीं पर डायमीटर जो है इस तरीके से लिखा जा रहा है, नहीं होना चाहिए। अगर ये डायमीटर का है सिंबल, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में डायमीटर का सिंबल यही है। अगर ये किसके लिए है, डायमीटर के लिए। ठीक है, अगर पोजीशन का सिंबल ये है तो ऑल ओवर वर्ल्ड में पोजीशन का सिंबल यही होना चाहिए, है ना। तो ये क्या होता है, हमारा कम्युनिकेशन का काम करता है, एक लैंग्वेज है। जैसे कि आपको जब मैं ओवरव्यू बता रहा था तो आपको मैंने बताया भी था कि अगर छोटा बच्चा होता है, एक छोटे बच्चे का एग्जांपल मैंने दिया था कि छोटा बच्चा होता है, उसे लैंग्वेज नहीं पता होता है, तो वो क्या करता है, रोते रहता है ना। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग इंजीनियर्स इस भाषा को नहीं जानेंगे तो क्या होगा, बस रोते रहेंगे। मैंने ऐसे कई जगह देखे हैं कि ड्राइंग्स जो होते हैं, आप जो पीछे बोर्ड आप देख रहे हो ना, उतने बड़े बड़े साइज के ड्राइंग शीट होते हैं, उसमें बहुत सारे डाटा लिखे होते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं ठीक से कि उसमें आखिर क्या लिखा हुआ है, क्या डाटा लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है। तो ऐसा आपके साथ भी ना हो, इसलिए इसको अच्छे से पढ़िए। और जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो मुझे होप है, विश्वास है कि आप अच्छा करेंगे, और आपके एकेडमिक के लिए भी जरूरी है और आपके कंपटीशंस के लिए भी जरूरी है। अब हम लोग देखेंगे बाबू ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। देखो,
क्या है कि कभी भी जंग के मैदान में उतरते हैं तो हम लोग सबसे पहले अपने हथियार चेक कर लेते हैं, है ना, कौन कौन से है और कैसे कैसे यूज करना है उसके बारे में। तो इस सेशन में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे ड्राइंग जो इंस्ट्रूमेंट है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले में, ठीक है, कौन कौन सा है। ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग शीट, पेंसिल, रूलर, स्केल, कंपास, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, डिवाइडर, क्लिनोग्राफ, प्रोटेक्टर, मिनी ड्राफ्टर, रोलर ड्राफ्टर, फ्रेंच कर्व, शार्पनर, इरेजर, टेम्पलेट्स, पेपर होल्डर, पिन, क्लिप, सेलो टेप और सैंड पेपर, है ना। देखो इसमें आप अभी फिलहाल के लिए ड्राइंग शीट ले लेना, जो आपके कॉलेज में जमा करना है जितना फीस उसके अकॉर्डिंग ले लेना। आप पेंसिल 2H और HB ले लेना। रूलर स्केल लेना जो कि हैंडी स्केल होता है, ऊपर में पकड़ने के लिए आसान होता है, तो ये ले सकते हो। कंपास ले लेना। टी स्क्वायर की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है, टी स्क्वायर आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। टी स्क्वायर सेट स्क्वायर की जरूरत नहीं है। डिवाइडर आपके मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ऑलरेडी होता है। प्रोटेक्टर, एंगल प्रोटेक्टर भी होता है और कंपास भी होता है। उसके बाद आता है मिनी ड्राफ्टर, ये तो ले ही लेना, ठीक है। मिनी ड्राफ्टर ले लिया तो फिर रोलर ड्राफ्टर की जरूरत नहीं है। फ्रेंच कर्व की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। शार्पनर, इरेजर, ठीक है, ले लेना। बाकी पेन, ये पेन, पिन या क्लिप्स वगैरह ले लेना, ताकि आप जब बनाओगे ड्राइंग तो उसको टेबल में अटैच करने में ड्राइंग को आपको आसानी होगा। ये सब इंस्ट्रूमेंट्स है। तो आज हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स कैसे दिखते हैं और उसके कितने टाइप्स हैं और उससे रिलेटेड कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके बारे में। तो चलिए आज कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जान जाते हैं। ये मैंने लिख दिया है क्योंकि इस साइड आ नहीं रहा था, हालांकि आपका PDF में जो है इस साइड टाइप्ड रहेगा। ओके, चलिए। तो सबसे पहला जो है बाबू वो है हमारा क्या, वो है ड्राइंग बोर्ड। क्या है? ड्राइंग बोर्ड क्या होता है ये समझो। ड्राइंग बोर्ड हमारा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, आपको ये फिगर दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, यही हमारा ड्राइंग बोर्ड है। बेसिकली दिस इज द ड्राइंग बोर्ड। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये ड्राइंग बोर्ड है, ये उसके स्टैंड्स है। ड्राइंग बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिस पर हम लोग अपना ड्राइंग शीट रख करके ड्राइंग करते हैं, एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और ये आइदर वुड का बना हो सकता है या आजकल डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, कभी कभी मेटल्स वगैरह के बने होते हैं। इसमें जो होते हैं वो स्ट्रिप्स लगे होते हैं, इस तरीके से ऐसे स्ट्रिप्स वाइज होता है। थोड़ा सा हम इसको देखते हैं कैसे होता है इसके बारे में स्ट्रक्चर्स, फिर 1 बाय 1 करके देखेंगे। देखो ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, दिस इज द ड्राइंग बोर्ड। ये छोटे छोटे स्ट्रिप्स लगे होते हैं, देख रहे हो, ये आइदर 4 रहेगा या 6 रहेगा, 4 से लेकर के 6 स्ट्रिप्स बने होते हैं और 2 सपोर्ट लगे होते हैं बैक साइड में, जिसको हम लोग कहते हैं बैटन। क्या कहते हैं? बैटन। ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज द बैटन, ये बैटन है। और ये जो आपको दिख रहा है वो है आपका स्ट्रिप्स। क्या है? स्ट्रिप्स। और यहाँ वर्किंग एज होता है, इस वर्किंग एज में एक छोटा सा पतला सा निकला होता है एक पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं इबोनी। क्या बोलते हैं? इबोनी। इबोनी का काम क्या होता है कि टी स्क्वायर को सपोर्ट देना, ठीक है, और उसको गाइड करना। टी स्क्वायर कहाँ स्लाइड करेगा? इबोनी पर स्लाइड करेगा, तो उसको सपोर्ट देता है हमारा जो है क्या होता है? इबोनी। और इबोनी हमेशा किधर लगा होता है? इस तरफ, लेफ्ट साइड में। किधर रहेगा? लेफ्ट साइड में, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्किंग एज बोलते हैं। ये समझ रहे हो बाबू? इसका क्या होता है कि आप जो टॉप में है वो वर्क सरफेस होता है, बहुत ही फाइन क्लास का स्मूथनेस होता है ना। और पीछे में जो बैक साइड होता है वो इस तरीके से बैटन्स लगे होते हैं। कितने बैटन्स होते हैं? 2 बैटन्स। बैटन का काम क्या होता है कि ये जो स्ट्रिप्स है उसको एक साथ कलेक्ट करके रखना, और क्या करना? कलेक्ट करके रखने के अलावे उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है।
तो ये चीजें हैं। इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट साइज के बोर्ड आते हैं, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद साइज का बोर्ड हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है। देखो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है कि क्या क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में तो ये जानना जरूरी हो जाता है हमारे लिए। तो देखिए ये क्या है, ए आर रेक्टेंगुलर अ स्मूथ बोर्ड यूज्ड एज अ बेस फॉर ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग। किसके लिए है? ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग के लिए यूज किया जाता है। एक स्मूथ रेक्टेंगुलर बोर्ड होता है। और क्या है, इट इज टाइपिकली मेड ऑफ वुड, प्लास्टिक, मेटल एंड इट इज अवेलेबल इन वेरियस साइज। साइज क्या होता है हम लोग अभी देखेंगे, अभी आपने देखा भी होगा, तो उसके बारे में हम लोग साइज देख लेते हैं। इट इज मेड ऑफ 4 to 6 स्ट्रिप ऑफ वुड्स सच एज ओक, कैल, पाइन, फर, जिसका थिकनेस अप्रोक्सीमेटली 18 mm होता है। इसमें कौन कौन से वुड्स इस्तेमाल किए जाते हैं? तो ओक का इस्तेमाल किया जाता है, कैल या पाइन वगैरह का यूज होता है, और जिसमें 4 से 6 स्ट्रिप्स होता है। कितने होते हैं? 4 से 6, जैसा कि अभी आपको मैंने दिखाया था ड्राइंग में। द वुडन स्ट्रिप आर सपोर्टेड बाय 2 बैटन्स बाय मींस ऑफ अ स्क्रूज और वुडन नेल्स। देखो अभी मैंने जो आपको इसके पहले जो दिखाया था फिगर ड्राइंग बोर्ड का, उसके बैक साइड में आपने देखा होगा कि 2 बैटन्स लगे हुए थे। तो बैटन्स जो कसे होते हैं, आइदर वो स्क्रू से रहेगा या फिर लकड़ी का ही काटी बना करके उसके उसमें लगाया रहता है। ऑन द लेफ्ट साइड एज ऑफ द बोर्ड या स्ट्रेट इबोनी स्ट्रिप इज फिटेड। लेफ्ट साइड में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो लेफ्ट साइड होता है, यहाँ पर एक इबोनी लगे होते हैं इस तरीके से, ऐसे ऐसे यहाँ पर, जो कि सपोर्ट करता है टी स्क्वायर को। ठीक है, वेयर स्टॉक्स ऑफ टी स्क्वायर स्लाइड, जो टी स्क्वायर का जो स्टॉक होता है वो स्लाइड करता है। अब टी स्क्वायर का स्टॉक क्या होता है हम लोग आगे के सेशन में देखेंगे। ड्राइंग बोर्ड्स आर कॉमनली यूज्ड इन वेरियस फील्ड सच एज आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, आर्ट एंड डिजाइन। जो है हमारा ड्राइंग बोर्ड जो है वो कई फील्ड्स में यूज किया जाता है, जैसे कि इंजीनियरिंग फील्ड में तो यूज करते ही हैं, आर्ट और डिजाइन के लिए भी यूज करते हैं, और आर्किटेक्चर वगैरह लोग जो होते हैं वो भी यूज करते हैं, है ना। दे प्रोवाइड अ स्टेबल एंड पोर्टेबल सरफेस टू वर्क ऑन विच इज पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर आर्टिस्ट हु नीड टू क्रिएट देयर वर्क ऑन एप्लीकेशंस। इसका जो एप्लीकेशंस करेगा उस पर जो है हमें ये काम आता है। ये चीजें हैं डिफरेंट लोकेशन। अब देखो डिफरेंट लोकेशन डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए जो यूज करता है उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं साइज के बारे में कि हमारा साइज क्या कहता है। ये चीजें तो समझ ही चुके हो, टॉप बॉटम स्ट्रिप्स ये सब देख चुके हो, तो अब थोड़ा सा हम लोग इसके साइज के बारे में देख लेते हैं। देखो बाबू साइज क्या होता है यहां पर समझो। हम लोग ड्राइंग बोर्ड का नोटेशन D1, D2, D3 करते हैं, ठीक है। कहीं कहीं जो है ये B1, B2, B3 या B0 भी रखता है, तो उससे डरना नहीं है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है। ठीक है, क्या लिख दिया है? दोनों लिख दिया है। B1, B2, B3 या D1, D2, D3 करके जो भी है वो दोनों चीजें मैंने आपको लिख दिया है इसमें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और लेंथ और विड्थ के केस में मैंने साइज बताया है और थिकनेस बताया है। तो देखो जो D0 कहो या B0 कहो, ठीक है, इसका जो साइज होता है बाबू वो 1500 इंटू 1000 mm होता है ना। और B1 या D1 है, B1 जो है वो 1000 इंटू 700, 700 इंटू 500 B2 का, और B3 जो होता है 500 इंटू 350। कोई एक याद कर लो, कोई भी एक याद कर लो। जैसे मान लेते हैं कि हम B3 को यूज कर लेते हैं, कि हमको B3 याद हो गया, तो इसमें जो विड्थ होगा उसको आप डबल कर दोगे तो जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा B2 का। ठीक है, फिर B2 का जो विड्थ होगा उसको डबल कर दोगे तो आ जाएगा कितना? B1 का। और ये अगर आप डबल करोगे तो उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा, ठीक है, 1400 आएगा, लेकिन यहाँ 1500 है, तो ये थोड़ा सा याद कर लेना। ये समझ गया। इन दोनों के केस में जो होता है वो थिकनेस होता है 25 mm, और इसके केस में जो होता है वो थिकनेस होता है 50। अब एक चीज और ध्यान देना कि ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा, तो ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ B2 बटा एरिया ऑफ B3। तो एरिया ऑफ B2 क्या है बताओ? 700
इंटू 500 बटा एरिया ऑफ B3 क्या है 500 इंटू 350 बराबर कितना आ जाएगा बताओ 2/1 या इसको लिख सकते हो 2:1 या 2 कोई दिक्कत। तो इस तरीके से जो है आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, आपको डायरेक्ट आंसर दिया रहेगा कि 2:1 नहीं रहेगा, बस टिक आउट कर देना है। या हो सकता है कि कभी कभी पूछ देगा कि B3 का लेंथ और विड्थ का रेशियो बताइए, तो B3 का लेंथ कितना है, ठीक है, B3 का लेंथ कितना है बाबू 500 और विड्थ कितना है 350, तो इसको बता दोगे, कट कर दो 10:7। अगर इसको और छोटा करके रहेगा तो और छोटा कर देना है ना, और छोटा करोगे तो कितना आएगा, और छोटा करोगे तो 1.4 का रेशियो के आसपास आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमारा क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, या डायरेक्ट आपसे पूछ देगा कि इसका साइज बताओ, साइज लेंथ इनटू विड्थ के केस में कितना होता है। तो ये होता है हमारा क्या ड्राइंग बोर्ड। तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट सेशन में नए इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।